कुछ लोग तो बस नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं, अच्छा करने का इरादा ही नहीं रखते। आपने पार्ट 1 को खूब प्यार दिया तो मैं वापस आ गया हूं ढेर सारे फ्रॉडी, डरावने और टोटल बेकार लाइव स्ट्रीमर्स की लिस्ट के साथ। तो भाई लोग तैयार हो जाओ और गुस्से में चिल्लाओ, क्योंकि आज हम बेनकाब करने वाले हैं ऐसे लोगों को जो सचमुच शर्मनाक हैं। क्रिसमस में खुली पोल। मुझे अपने भारत के त्योहार बड़े पसंद हैं, लेकिन आयरलैंड के काउंटी क्लेयर में एनिस शहर क्रिसमस का जश्न मनाने का अनोखा तरीका अपनाता है। वो सालाना क्रिसमस ट्री फेंकने की कंपटीशन रखते हैं, जहां शहर के लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठे होते हैं। 2018 में हैरान करने वाली चैंपियंस बनी कमिला ग्राबास्का। यार मैं कह रहा हूँ हैरान करने वाली, क्योंकि कमिला 2017 में एक कार एक्सीडेंट में फंस गई थी, जिसके बारे में उसने कहा कि उसकी गर्दन और पीठ में इतनी बुरी चोट लगी कि वो बिल्कुल कमजोर हो गई। कमिला ने दावा किया कि वो काम नहीं कर सकती, किराने का सामान नहीं उठा सकती, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती। फिर 2012 में उसने डिसेबिलिटी पे आउट के लिए क्लेम किया, लगभग $8 लाख, ज्यादातर लॉस्ट वेजेस के लिए, उन चोटों की वजह से जो उसे लगी थी। कितना दुखद है यार। तो दरअसल बात क्या है भाई लोग, उसके केस को हैंडल करने वाले लॉयर्स हैरान रह गए जब उन्होंने फोटोग्राफिक सबूत देखे कि वो पूरा पेड़ उठाकर शी हल्क की तरह फेंक रही है। यहाँ तक कि जज ने कमेंट किया वो कितनी फुर्तीले तरीके से मूव कर रही है, बहुत बढ़िया है भाई लोग। बहुत ही बड़े नेशनल क्रिसमस पेड़ उनको हैंडल करते हुए कामिला ने कहा कि वो मुस्कुराती दिख रही हो भले ही, लेकिन असल में वो बहुत दर्द में है और बस नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है। लेकिन पार्क में उसके डॉग को ट्रेनिंग देते हुए 1 घंटे का वीडियो इतना सबूत था कि उसके क्लेम्स पूरी तरह से कम पड़ गए। जज ने उसे कोई पे आउट नहीं दिया और केस डिसमिस कर दिया। सोचो अगले जॉब इंटरव्यू में वो रिज्यूमे गैप कैसे एक्सप्लेन करेगी। हे भगवान। रोसी का तमाशा। हर बार की तरह वाव फैक्ट्स के पापा को कुछ ना कुछ कुक करना पड़ता है, तो यार थोड़ा उंगलियां चटकाते हैं। भाई लोग दिसंबर 2021 में एक 36 साल का आदमी जो आर्थर नाइट के नाम से जाना जाता था, ग्लासगो के क्वीन एलिजाबेथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ गंभीर कोविड सिम्टम्स से। ये 2021 की बात है, ठीक है ना। यहाँ वार्ड में एक नर्स ने कुछ संदिग्ध नोटिस किया। पेशेंट के पास वही अनोखे टैटू थे जो इंटरनेशनली वांटेड अमेरिकन भगोड़ा निकोलस रोसी के थे, जिसने रोड आइलैंड में 2007 से कई भयानक क्राइम किए थे, जैसे हैरेसमेंट और किडनैपिंग। लेकिन ये रोसी नहीं हो सकता, क्योंकि दिसंबर 2019 में उन्होंने मीडिया को बताया था कि उन्हें लेट स्टेज कैंसर है और सिर्फ हफ्ते भर की जिंदगी बाकी है। सचमुच कई न्यूज आउटलेट्स ने 2020 की शुरुआत में उनकी मौत को रिपोर्ट किया था। अजीब बात है, क्या ये आइडेंटिटी का गलत केस है? ओहो नहीं यार, ये वही है। पता चला रोसी ने अपनी मौत का ढोंग किया था और नई आइडेंटिटी के साथ स्कॉटलैंड भाग गया था। आर्थर नाइट एक गरीब आयरिश अनाथ रोसी के 16 एलियासिस में से एक है, लेकिन टैटू, फिंगरप्रिंट मैच और यहाँ तक कि रोसी के गोद लिए पापा ने कंफर्म किया कि ये वही है। इसके अलावा एफबीआई ने रोसी के मूवमेंट्स को रोड आइलैंड से ग्लासगो तक ट्रैक किया उसके सेलफोन रिकॉर्ड से। तो केस क्लोज्ड? गलत। जहां कोई आधा दिमाग वाला इंसान गिव अप कर देता, रोसी ने अपनी इनोसेंस का प्रोटेस्ट करने के लिए मीडिया कैंपेन डबल डाउन कर दी। रोसी ने दावा किया कि टैटू अचानक उसके शरीर पर 18 दिनों के कोमा के बाद दिखे और हॉस्पिटल को ब्लेम किया कि उन्होंने उसे फ्रेम किया। दोस्तों ये सच है कि रोसी कोमा में गया था, पर यह बिल्कुल बकवास है कि ओवर टाइम करके कम पैसे वाली नर्सेज ने उसे इंक किया हो जब वो कोमा में था। उन्होंने ये भी कहा कि फिंगरप्रिंट सबूत जो सील्ड अरेस्ट वारंट में था, छेड़छाड़ भी किए गए थे। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि ये इल्जाम लगाना गलत है, तो रोसी का कमिटमेंट भी अटल है। भले उन्होंने दावा किया कि वो अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें फाइन किया गया क्योंकि उन्होंने अपने बेड से कूदकर नर्सेस पर चार्ज किया जो उसे डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा ऑक्सीजन मास्क जो वो पहनते हैं अक्सर प्लग्ड नहीं होता या सही से पहना नहीं होता। आपको साफ कर दूं कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा जो मोबिलिटी या ब्रीदिंग एपरेट्स की जरूरत रखता हो, बस रोसी को नहीं है। उन्होंने दिखाया कि वो कितने कमजोर हैं, बेड से खड़े होकर और फिर ड्रामेटिकली अपनी वाइफ की आर्म्स में गिरकर, वो भी 1 से ज्यादा बार। वो कुर्सी, मास्क, आयरिश आदमी पर गलत आरपी एक्सेंट लगता है मेरे भाई। We were once a normal family, but thanks to the media, our lives have been interrupted. And we'd like privacy, and I would like to go back to being a normal husband. ये सब उसके बीमार ब्रिट कॉस्प्ले के प्रॉप्स हैं। मैं कहूँगा ये ऑस्कर के काबिल है, अगर ये इतना अनइंटेंशनली फनी नहीं होता। जाहिर है रोसी अपनी
एक्स्ट्राडिक्शन हियरिंग हार गया और अमेरिका वापस जेल भेजा गया, जहां उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। लेकिन यार एक आखिरी मजेदार ड्रामे के बिना नहीं, उसने एयरपोर्ट स्टाफ से रनवे पर लड़ाई की जो उसे प्लेन पर चढ़ाने आए थे, और इतना जोर से लड़ा कि उसकी पैंट टखनों तक लुढ़क गई। यूनाइटेड किंगडम ने आखिरी बार रूसी का टाइट व्हाइट अंडरवियर देखा जब उसे प्लेन में उठाकर ले जाया गया। अगर दूसरों को शर्मिंदा करना जानलेवा होता तो मैं कभी अगला वीडियो ना बनाता। हाँ यार, ये बहुत ही हंसा देने वाला, लेकिन सच में कुछ औरतों ने उसके गंदे कामों की वजह से दुख झेला। रोसी का ये धोखे का ड्रामा दिखाता है कि उसे अपने घिनौने कामों पर जरा भी पछतावा नहीं, और वो अपने गुनाहों का सामना करने की बजाय ये झूठ कब्र तक ले जाना चाहता है। क्या बेवकूफ आदमी है यार। रियल एस्टेट का घोटाला। सच तो यह है, कोविड का समय सबके लिए मुश्किल था, लेकिन मियामी की रियल एस्टेट ब्रोकर डेनियला रेंडन को लगा कि उन्होंने इसका आसान रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स में गैर कानूनी छेड़छाड़ की ताकि स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम से बड़ी रकम हासिल कर सके। अगर आप सोच रहे हैं रुको, ये तो फ्रॉड लगता है, सही पकड़ रहे हो, ये फ्रॉड ही है। उन्होंने रेवेन्यू पेरोल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, IRS टैक्स इन्फॉर्मेशन और यहाँ तक कि कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, और इस तरह टैक्स पेयर्स के $3,81,000 चुरा लिए, जो मुश्किल समय में बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए रखे गए थे। रुक जाओ, शायद डेनियला ने ये पैसे अच्छे काम में लगाए होंगे। खैर, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा किसे मानते हैं। अगर आपके लिए अच्छा का मतलब लीज पर ली गई बेंटले बेंटायगा है, लग्जरी अपार्टमेंट और ब्राजीलियन बट लिफ्ट, तो हाँ, डेनियला ने बहुत ही अच्छा किया। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। यार, उसने टैक्स पेयर्स का पैसा चुराकर बड़ा ही बट बनवाया। यार, ये तो टोटल बकवास ही है। जी हाँ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इससे सहमत था। डेनियला को 3.5 साल की जेल हुई। उसने जो किया वो गलत था, लेकिन उसने दलील पेश की कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बाकी सब कर्मचारी भी यही कर रहे थे। ये कोई बहाना नहीं था, क्योंकि ये भी सच है, उसी साल फ्लोरिडा के एक पादरी और उसके परिवार ने उसी स्कीम से $8 मिलियन चुराए और डिज्नी वर्ल्ड में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी। अरे यार, मुझे नहीं पता क्या ज्यादा बुरा है, $8 मिलियन चुराना या डिज्नी का फैन होना। और क्या पता, इससे भी बुरा ये होगा कि कुछ लोग अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। यार जल्दी कर लो, वरना आपके कारनामे पार्ट 3 में दिखा दूंगा मैं। दूध की बर्बादी। आपकी जवानी के साल जिंदगी के सबसे शानदार साल होते हैं, तो थोड़ा सा मजा ले लो, बस पूरा बेवकूफ मत बनो। ऑस्ट्रेलिया का 16 साल का टिकटॉकर गिड्डी नो किड्डी को ये मेमो शायद बिल्कुल नहीं मिला। उसने एक पुल से गुजर रही नाव पर दूध डालकर प्रैंक कर दिया। कितना मजेदार है। जाहिर है नाव पर मौजूद लड़कियों को ये जरा भी मजेदार नहीं लगा, और ना ही उस ऑनलाइन ऑडियंस को जिन तक ये वीडियो पहुंचा। विजिलांटे जस्टिस वॉरियर्स ने ये वीडियो मेलबर्न ग्रामर को भेजा, जो गिड्डी का $20,000 फीस वाला प्राइवेट स्कूल है। तो गिड्डी ने बैकफ्लैश से बचने के लिए वीडियो को हटा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। उसे सस्पेंड कर दिया गया और विक्टोरिया पुलिस से वार्निंग भी मिली। अरे यार, वो बच्चा है, हम सब ने नासमझी में बेवकूफ़ी भरे काम किए हैं, बस सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन गिड्डी को जरा भी पछतावा नहीं था। उसने पोस्ट किए कि लोग उसे परेशानी में न डालें, ये कहते हुए कि उसे यकीन नहीं है कि लोग एक माइनर के साथ ऐसा करेंगे। अरे भाई, तू विक्टिम नहीं है। वो औरतें जिनकी बर्थडे पार्टी तूने अपने इस हरकत से बर्बाद की, वो क्या है? देखो, मैं किसी बच्चे को भला बुरा नहीं कहने वाला, लेकिन उसका बिहेवियर उस दूध से भी ज्यादा खराब बदबू मारता है जो उसने नाव पर डाला। अगर वो माफी मांग लेता बजाय इसके कि विक्टिम कार्ड खिलता, तो लोग उसे माफ कर सकते थे। घटिया यात्री। पिछले वीडियो में मैंने ऑनलाइन प्रैंक करने वालों को नहीं बख्शा, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज मिली। ये है IRL स्ट्रीमर जॉनी सोमाली। ये भाई साहब हाल ही में अपनी ट्रैवल एक्सट्रीम में मासूम लोगों को तंग करने की वजह से मुश्किल में फंस गया। जी हाँ, सोमाली जापान में महीनों तक लोगों को परेशान करता रहा, जिसमें उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गैर कानूनी घुसपैठ की, पब्लिक ट्रेन में चिल्लाकर एटॉमिक बम ड्रॉप करने की बात की और लोकल औरतों को तंग किया। यार बहुत ही बकवास इंसान है, लेकिन उसकी इन हरकतों का कोई बुरा नतीजा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि एक जापानी आदमी ने जॉनी को एक जवान औरत को डराते देखा तो उसने उसको सबक सिखा दिया और अपने हिस्से का बड़ा मुक्का दे मारा। बस इतना ही नहीं, सोमाली का जापानी सपना जल्दी खत्म हो गया जब उसे एक बिजी रेस्टोरेंट में जोर से म्यूजिक बजाने के लिए क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़े और $1400 का फाइन लगा। एक छोटी सी माफी के बाद, जिसमें उसने कहा कि वो फिर कभी स्ट्रीम नहीं करेगा। काश कि ये सच होता। वो तेल अवीव इजराइल चला गया और क्या हुआ, उसने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। उसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म किक से
हमेशा के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि उसने नफरत भरी बातें की। तो वो रंबल पर चला गया जहां कुछ भी चलता है और वहां एक फीमेल आईडीएफ ऑफिसर को छेड़ने के लिए स्ट्रीम पर अरेस्ट हो गया। उसकी एक मेल कॉलीग ने बीच में आकर जॉनी को सबक सिखाया और उसे बच्चे की तरह उठाकर ले गया। ले जाते वक्त सोमाली चिल्लाता रहा, गालियां देता रहा और कहता रहा कि वो अमेरिकन है, जैसे कि ये कोई जेल से छूटने का फ्री पास हो। अरे यार, हम उसे अपना नहीं मानते, आईडीएफ जो चाहे करे उसके साथ। देखो यार, सोमाली को देखने वाला कोई भी उसे सचमुच पसंद नहीं करता। लोग बस उसे अजीब सिचुएशंस में देखना चाहते हैं, तो वो हर बार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल करके खुद को टॉप करने की कोशिश करता है, जो कि थोड़ा दुखद है, खासकर जब आप उन मासूम लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें वो अपनी इस तबाही के रास्ते में अपमानित करता है। अभी के लिए सोमाली जेल से बाहर है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे ज्यादा फाइन की सजा मिले। बेलगाम दुनिया। अपने घोड़ों को रोको, शेरिफ बार्टी बोल रहा है। वो शॉपिंग कार्ट के साथ क्या कर रहे हो? वापस रख रहे हो? अच्छा, इन इलाकों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्ट वापस ना रखने वालों को सजा देते हैं। जरा देखो। Car docks, car docks. Beep, beep, beep. That's a curbing, sir. Curbing. We got curbing going on here. Sir, this is curbing. Sir. Wow, didn't even respond. Time for the pit maneuver. Sir. You curbed your cart. You didn't take it back to the cart corral where it belongs. Whoa! Dude, leave me alone. my- They just me over in there. What'd they do? Are you okay? That's the second curbing, by the way. No, I'm not okay. वाह यार, इसने तो कमाल ही कर दिया। ये लोग कार्ट नाक्स के नाम से जाने जाते हैं और डगमगाते आदमी के साथ उनकी एक छोटी मुलाकात थी। यार, कभी कभी आलसी लोगों से पंगा लेना खतरनाक हो सकता है, सही कहा ना? ये आदमी शायद सबसे बड़ा दुश्मन है जो मैंने देखा। कार्ट पर बम्पर मैग्नेट लगने के बाद ये भारी भरकम शख्स अपने घोड़े से उतरकर मुकाबला करने आया। देखो जरा आगे क्या होता है। Why would you do that, sir? Because you ain't worth a piece. I am too, sir. Blocked your text, sir. Thankfully, I'm a good dodger. Now, sir, could you just take your cart back? Sir, I'm a cart narc. Agent Cordell. And I'm a killer. Well, sir, that's not I'm nice. fixing to put about 6 right in your forehead. Sir, that's against the law. I don't give a What you did is harassment. No, it's not, sir. Yes, it is. That cart could harass somebody. Why do you keep approaching me, sir? Because I'm fixing. Stay away from me. Sir, that cart. Will you take your cart back where it belongs, sir? Please. चलो यार, मेरा दिन बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई शहर इन दोनों के लिए ज्यादा बड़ा है। लकीली हमारे भरोसेमंद नार्क एटीयर ने खुद कार्ट वापस रखा और ऑर्डर बहाल हो गया। ये दुनिया कब इतनी बेलगाम और आलसी हो गई भाई? यार, मुझे परवाह नहीं है कि कोई कार्ट इकट्ठा करने के लिए पैसे लेता है। मतलब अगर तुम स्टोर में पिज्जा रोल्स उठाकर घूम सकते हो तो अपनी कार्ट वापस कार्ट की जगह पर ले जा भी सकते हो। जब तक ऐसा नहीं होता या अगर कोई हिसाब चुकाना हो तो यकीन मानो कार्ट नाक्स पास ही होंगे हमें सुरक्षित रखने के लिए, समझे? लंबी और टेढ़ी सड़क। मुझे जंगल में टहलना बहुत पसंद है, लेकिन शारीरिक रूप से अनफिट लोगों के लिए जंगल आसान जगह नहीं है। एक तो सड़कें उबड़ खाबड़ होती हैं और दूसरा इस तरह के लाइक्रा पहने हुए बेवकूफों की वजह से भी काफी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को शूट करने वाला शख्स एक मोबिलिटी डिवाइस यूज करता है। वो मिट्टी की सड़क पर अपनी मस्ती में जा रहा था जब एक पेंडेक्स पहने हुए एक आदमी उसके रास्ते में आया और शिकायत करके हंगामा शुरू करने लगा। You're not supposed to have e-bikes on this thing. This is a handicap piece of equipment. And And what? show me the rules saying that you're allowed to do this. You're serious? Who are Yeah. you? Come on, buddy. You're You- breaking the rules at the park. You know It's the a rules. handicap piece of equipment. I can't walk. You should have led with that. क्या हमारा दोस्त जिंदगी भर पैर यूज नहीं कर सकता? इसका साइन बोर्ड लेकर घूमना चाहिए उसे। अब साइकिलिस्ट की चिंता शायद सही होगी। मोटराइज्ड व्हीकल्स मिट्टी की सड़कों को खराब कर सकते हैं और सबके लिए खतरनाक बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चले कि वो शख्स डिसेबल्ड है, तुम माफी मांगकर उसे अच्छे से दिन के लिए विश कर दोगे, है ना? अगली बार थोड़ा समझदारी दिखाओ और गलत साबित होने पर इतना बुरा मत मानो भाई। फिटनेस के बेवकूफ। कौन नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी थोड़ी और शानदार हो जाए? इसलिए ढेर सारे लोग जिम जाते हैं, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग भूल जाते हैं जिम सबके लिए पब्लिक जगह है। फिर भी वो दूसरों को अनकंफर्टेबल करने की पूरी कोशिश करते हैं। टिकटॉक पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक लेडी ने दावा किया कि उसने एक आदमी को अपने सेट्स करते वक्त उसकी तरफ घूरते और क्रीपी तरीके से देखते हुए पकड़ा। जरा खुद देख लो। Nobody's looking. He has his phone in his hand. And just briefly, after he walks through, you can see that he's going to lift his camera up. He's going to take a quick Snapchat with the finger, put it right back down. बड़ा चढ़ाकर सांस ले रहा, देखा आपने? चलो फिर से चलाओ उसे। Snapchat with the finger, put it right back down.
नहीं यार, कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं दिखा। बेचारा बस अपने सेट्स के बीच ब्रेक ले रहा था। जी हाँ, उसने फोन हिलाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका फोटो खींच रहा था, ना ही उसने उसे प्रेडेटर कहकर इल्जाम लगाया। क्या कोई और इस विडंबना को देख रहा है? वो लेडी तो पूरे जिम को रिकॉर्ड कर रही है, तो फिर वो क्या हुआ? खुशकिस्मती से जिम ने उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी, जो उसे सबक सिखाएगा। लेकिन जैसे कोई मल्टी हेडेड हाइड्रा हो, एक सिर काटो तो दूसरा निकल आता है। इस लेडी ने फैसला किया कि जिम में वर्कआउट करने वाले लोग अच्छे टारगेट नहीं थे, तो उसने स्टाफ का मजाक उड़ाया। भाई साहब, उसका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्लीनर बस साफ सफाई कर रहा है। यार, किसी को तुम्हारे फेफड़ों की परवाह नहीं है। यार, इस वीडियो को ऑनलाइन बहुत ही बुरा रिस्पांस मिला और मैं समझ सकता हूँ क्यों। इतना कि पोस्टर ने 6.5 मिनट का माफीनामा वीडियो निकाल दिया, जिसमें उसने बहुत कुछ कह डाला बिना कुछ कहे, बहुत कुछ। यार, मैं गरीब था और मैं इमिग्रेंट फैमिली से भी हूँ। मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा जो ऐसे जॉब करता हो। ओ लेडी, तुमने तो हद ही पार कर दी यार। सीरियसली, हम सब कब से गलती करने पर खुद का बचाव करने में लग गए हैं। हमें माफी मांग लेनी चाहिए। यार, ऐसे वीडियोस ने ऑनलाइन फिटनेस कम्युनिटीज को गुस्सा दिलाया और कई लोग पब्लिक जिम में फिल्मिंग बैन करने की मांग कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ क्यों, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक और रास्ता है, जरा ये देखो मेरे भाई। POV, you tell people when they're in the frame. Excuse me, do you know how I'm filming this way? Do you mind being in the frame? Cool, yeah? Pardon? Oh no, you can stay. No. By the way, just so you know, I'm filming this way. I don't. No. I don't mind. I'm gonna say like, do you mind? Right. Well, I'm gonna ruin your video. Oh no, you're not gonna ruin it. It's okay. फिटनेस इन्फ्लुएंसर नेटली फिटनेस वही करती हैं जो कोई और नहीं करता। वो लोगों से पूछती हैं कि उन्हें फिल्म करने में दिक्कत तो नहीं। भाई लोग, क्या वो चुनी हुई है? नहीं यार, नेटली कोई बुराई नहीं करती। बस इतना कह रहा हूँ कि अच्छा इंसान बनना इतना मुश्किल नहीं है। दूसरों का भी स्पेस यूज करने का हक है, बस ज्यादा बेवकूफ मत बनो। स्ट्रीमिंग की गड़बड़। अरे यार, पिछले वीडियो में मैंने ऑनलाइन प्रैंकस्टर्स को नहीं बख्शा, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज मिली है। ये है IRL स्ट्रीमर एलिसा जोर्डाना। अप्रैल 2024 में वो हेडलाइंस में आई जब उसकी एक कैटास्ट्रॉफिक लाइव स्ट्रीम वायरल हो गई। 2 घंटे की उस हार्ड टू वॉच वीडियो में एलिसा को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड बहम अलीपुर, जो जिसोरो के नाम से जाना जाता है, उसने किसी औरत को ढेर सारा पैसा भेजा था। अपनी भावनाओं को प्राइवेटली हैंडल करने की बजाय वो लाइव हो जाती है और उसके क्रेडिट कार्ड इन्फो को अपने सभी व्यूअर्स को लीक करने की धमकी देती है। ये तो शुरुआत है, लेकिन यहाँ से स्ट्रीम पूरी तरह से तबाही में बदल जाती है। एलिसा फिर अलीपुर को पिकअप करती है, उसे कार में घुमाती है जबकि पूरी चीज स्ट्रीम कर रही होती है। उस औरत को कॉल करती है जिसे अलीपुर ने पैसा भेजा था। लाइन पर आने के बाद वो उस औरत के फोन नंबर और इंटीमेट फोटोज को अपने व्यूअर्स को लीक करने की धमकी देती है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। यार, आगे क्या होता है मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ड्राइविंग करते हुए एलिसा अलीपुर के साथ फिजिकल हो जाती है, जो बात साफ हो जाती है, जिससे एलिसा कार को खतरनाक तरीके से सड़क पर घुमाती है। खुशकिस्मती से कार बिना क्रैश हुए रुक जाती है। वैसे इस पूरे मामले की एक अच्छी बात है, रुकने के बाद झगड़ा और बुरा हो जाता है जब तक दोनों कार से बाहर नहीं निकलते, जहां अलीपुर ने कथित तौर पर अग्रेशन जारी रखा। ये शायद अब तक की सबसे क्योटिक लाइव स्ट्रीम में से एक रही होगी। बाद में ये सामने आया कि अलीपुर और जोर्डाना का रिलेशन अनकन्वेंशनल था। ये ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसा लगता है बजाय नॉर्मल रिलेशनशिप के। देखो यार, मैं किसी और के रिलेशन में नहीं घुस रहा। फ्रैंकली दोनों ही जहरीले हैं और एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए, लेकिन इतना दिमाग खुला रखो और खुद को वॉच करो जब तुम किसी को बड़ी धमकियां दे रहे हो और फिर अपनी गुस्से वाली हरकत से सड़क पर दूसरों को खतरे में भी डाल रहे हो। पागल बन गया था यार। कुछ ऐसा ही हुआ जब एलिसा को गिरफ्तारी के बाद पता चला, जब उसे फेलोनी बैटरी के लिए चार्ज किया गया और उसे 12 महीने की प्रोबेशन मिली। उम्मीद है उसने यहाँ से कुछ सीख लिया होगा। जापान में झमेला। यार, ट्रैवल करना जिंदगी का सबसे बड़ा मजा है, लेकिन जहां पर जा रहे हो वहां के नियमों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन टिकटॉकर तोरान विलियम सेलिस ने ऐसा नहीं किया और इसके लिए उसे खूब गालियां पड़ी। जापान में रहते हुए उसने सोचा कि विमेन ओनली कैबिन मेट्रो कार में घुसकर मजाक करना मजेदार होगा और खुद को विमेन इंस्पेक्टर घोषित कर दिया। तोरान ने उस कार के वजूद का मजाक उड़ाया, कहा कि ये सऊदी अरब जैसा है जहां औरतों को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी हमें अमेरिका में मिलती है।
लेकिन ये कार औरतों को दबाने के लिए नहीं है। अगर कुछ है तो ये औरतों को तुरान जैसे कृपी लोगों से बचाती है। देखो यार, जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट औरतों के लिए बहुत ही सेफ नहीं है। पुरुष वहां गलत फोटो खींचने या फिजिकली हैरेस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो कार बनाई गई है। तो कंटेंट के लिए उसमें घुसना दिखाता है कि तुरान को उस देश का कितना सम्मान है जहां वो घूमने गया है। बस अपने आप को फेवर करो और बाकी जाए भाड़ में। क्या बकवास लोग हैं यार। हीरो से जीरो, कौन यहाँ अमीर बनना चाहता है? मैं? अच्छी बात है। YouTube करोड़पति माइक ब्लैक हम बता रहे हैं कि ये कितना आसान है। 2020 में उन्होंने अपना घर, कॉन्टैक्ट्स और अपनी मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी छोड़ दी ताकि जीरो से फिर से शुरू कर सके। उनका मकसद बहुत ही सिंपल था, ये साबित करना कि वो 12 महीनों में जीरो से दोबारा $1 मिलियन तक पहुंच जाएं। भाई साहब, माइक ने $1 मिलियन चैलेंज शुरू किया। क्रेगलिस्ट पर फ्री फर्नीचर बेच के सिर्फ अपने फोन से 5 दिनों में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि कंप्यूटर खरीद लिया। 2 हफ्तों में वो ऑफिस स्पेस रेंट कर रहे थे। 3 महीनों बाद वो सोशल मीडिया मैनेजर बन गया और एक कॉफी ब्रांड शुरू कर दी। क्या बात है। डियर व्यूअर्स, 12 कठिन महीनों के बाद माइक ब्लैक, आगे सुनो, उन्होंने सिर्फ $64,000 ही कमाए और 10 महीनों में ही छोड़ दिया। ओके, पर थोड़ा रुको। माइक को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पापा बीमार हो गए और माइक खुद हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। बॉटम लाइन ये है कि उनकी हेल्थ किसी फनी यूट्यूब चैलेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। भाई, लोगों को ये कहकर गुमराह करने की घमंडी कोशिश तो कोई भी कर सकता है। वैसे ये सिर्फ माइंडसेट की बात है, पर बुरी तरह से फेल हो गई। देखो यार, लाइफ में बुरी चीजें हो जाती हैं, ये काफी दुखद है, लेकिन गरीब लोग और मेहनत करो, ऐसा ये लोग कभी नहीं सोचते। जब चीजें मुश्किल हुई तो माइक ने रास्ता बदल दिया, जो कि बहुत ही सही है। जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और मेंशन इंतजार कर रहा हो। खैर, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेवकूफी थी। माइक ने कुछ भी जीरो से शुरू नहीं किया। उनके पास पहले से कामयाब कंपनी चलाने का ढेर सारा तजुर्बा था। लगता है उन्होंने पहले दिन अपना दिमाग नहीं लगाया था। इतने तजुर्बे के बाद भी वो मुश्किल से अमेरिका की औसत तनख्वाह तक ही पहुंचे। 10 महीने में ये ठीक ठाक पैसा है, लेकिन $1 मिलियन के बड़े सपने से कोसों दूर। भाई लोग, बात यह है कि कामयाबी 90% किस्मत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, लेकिन पैसे की कमी को मेहनत की कमी बताना बकवास है। जो माइक को आसान लगता है, या शायद नहीं भी, यार हर किसी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा कम जहरीला बनो यार। बफेलो में बवाल। मैं फ्लाइट से घबराता हूँ। एयरपोर्ट्स पर इंतजार करना मुझे बेचैन कर देता है, लेकिन मैंने कभी इतना पागलपन नहीं किया जितना ओहियो की जेनिफर के होल्डर ने किया। अटलांटा एयरपोर्ट से फ्लाइट का इंतजार करते हुए उसने खुद को ट्रीट किया एक टेस्टी न्यूट्रिशियस मील से। बफेलो वाइल्ड विंग्स पर अपनी किस्मत आजमाते हुए जेनिफर ने बिना पेमेंट किए निकल ली और सीधे एक लॉक्ड सिक्योरिटी डोर की तरफ भागी। तुरंत ही अलार्म्स बजने लगे। सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट करते हुए जो दौड़कर उसे पकड़ने आए, तो जेनिफर ने वही किया जो लॉजिकल इंसान करता। उनके चेहरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। सीरियसली? अब आप सोच रहे होंगे बस अब तो गेम खत्म, लेकिन जेनिफर ने अगला जो कदम उठाया वो इतना पागलपन भरा था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जरा इधर देखो। उसने एयरपोर्ट स्टाफ पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर दिया। बाप रे, मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है, लेकिन विंग्स खाने के लिए मुझे कभी कभार फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। जब पुलिस ने आखिरकार, जहां उसे कई चार्जेस का सामना करना पड़ा, उसके इस बेवकूफी भरे तमाशे की वजह से 3 फ्लाइट जेनिफर के सॉस से सने हाथों से एक्सटिंग्विशर छीना, तो उसे क्लिंटन काउंटी जेल ले जाया गया। गन अटेंडेंट्स को सांस लेने में दिक्कत हुई। खुशकिस्मती से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। बस यही सब आगे बच्चों, अगर तुम मसाले बर्दाश्त नहीं कर सकते तो लेमन पेपर वेट से चिपके रहो, समझे? रॉबिन हुड की चोरी। मेरे फेवरेट इंग्लिश हीरोज में से एक हैं रॉबिन हुड। जानते हो, अमीरों से चुराओ, गरीबों को दो। टॉप लेवल का आदमी है, लेकिन हाल के सालों में उसका मैसेज कुछ हद तक खराब हो गया है। यूके में एक दुष्ट गैंग की वजह से 4.5 साल तक इस गैंग ने यूनिवर्सल क्रेडिट, एक ब्रिटिश वेलफेयर स्कीम के लिए हजारों झूठे क्लेम्स किए। वेलफेयर सिस्टम को ठग कर अपने लिए लाखों पाउंड जेब में डाल लिए। हाईजैक्ड आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके गैंग ने फर्जी पे स्लिप्स, जॉब लेटर्स और रेंटल एग्रीमेंट्स बनाए ताकि गवर्नमेंट से पैसा चुरा सके। अगर कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाता तो वो बार बार सबमिट करते जब तक कि पैसा ना मिल जाए। 5 साल में इन चोरों ने हैरान करने वाले 50 मिलियन पाउंड यानी कि करीब $65 मिलियन ठग लिए। यार इतना पैसा! ये पैसा तो सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए रखा गया था, लेकिन रॉबिन हुड के उल्टा ये लालची लोग गरीबों से चुराकर खुद अमीर बने रहे।
पर 2021 में ये सब कुछ ढह गया जब पुलिस ने 3 फैक्ट्रियों पर रेड डाल दी जहां ये गैंग डॉक्यूमेंट्स बना रहा था। अंदर उन्हें सूटकेस में ठोसा हुआ कैश, लग्जरी कार्स और डिजाइनर कपड़े और घड़ियां मिली। 5 रिंग लीडर्स जो मूल रूप से बुल्गारिया से थे, इनको 3 से 8 साल की जेल हुई। मुझे तो ये सजा थोड़ी सी हल्की लगती है, फिर भी जो जेल में है जो उनकी चालबाजी जारी करने से काफी बेहतर है। बड़ा बच्चा माँ बाप बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है, बशर्ते आप किसी बिल्कुल बेकार इंसान के साथ को पेरेंटिंग ना कर रहे हो। एक वायरल रेडिट पोस्ट में एक चिंतित पत्नी ने अपने गुस्सैल पति के साथ हुए पागलपन भरे टेक्स्ट एक्सचेंज को शेयर कर दिया। वो उसे छोड़ने की धमकी दे रहा था क्योंकि उसने अपने छोटे बेटे को ब्रेस्ट फीड करवाने का फैसला किया। क्या यार, रुक जाओ, और भी बुरा होने वाला है। वो अपनी पत्नी को डांटता है कि उसका सम्मान नहीं कर रही और उसकी खुशी चुरा रही है। खुशी? कौन सी खुशी? दरअसल इस बेकार लॉजिक में पति को बुरा लगा कि उसका अपना बेटा उसकी फेवरेट जगह के इतने करीब है। यार, सारे मर्दों की तरफ से कहूँ, सचमुच पागल है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, उसने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया कि वो उनके बेटे के साथ चीटिंग कर रही है। यह आदमी यार टोटल पागल है। मुझे नहीं पता इस पागलपन भरे झगड़े का क्या नतीजा निकला, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो और उसका बेटा ठीक है और इस इनसिक्योर छोटे से फ्रीक से जितना हो सके उतना दूर रहे तो ही बढ़िया है। पीपिंग टॉम। इस वीडियो में कुछ लोगों को सबसे बुरा कहना शायद थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन थॉमस एलियट के लिए बिल्कुल सही है। मुझे लगता है वो सचमुच सबसे बुरा है। नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीनविल बुलेवार्ड पर टारगेट में शॉपिंग कर रही एक औरत को थॉमस का बिहेवियर कुछ संदिग्ध लगा। उसे अजीब सा एहसास हुआ कि वो उसका पीछा कर रहा है, तो उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और ये बहुत ही अच्छा किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि थॉमस एक दूसरी औरत के पास गया जो कुछ देखने के लिए झुकी हुई थी। उसने अपना फोन निकाला, उसके पीछे झुका और फोन को उसके स्कर्ट के नीचे स्लाइड कर दिया। जाहिर तौर पर उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की। देखो यार, मैं असल क्लिप तो नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें एक मासूम औरत को टारगेट किया गया और मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह का गंदा बिहेवियर सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। उस औरत को कुछ पता नहीं था जब तक कि रिकॉर्डिंग करने वाली औरत ने थॉमस को बुलाकर पकड़ नहीं लिया। कहने की जरूरत नहीं है कि यह घिनौना है। पुलिस ने थॉमस को गिरफ्तार किया, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स जब्त किए और उसे उस वॉलंटियर जॉब से निकाल दिया गया जो एक स्कूल में थी। हे भगवान, यह आदमी बच्चों के साथ काम कैसे कर रहा था? मुझे हैरान कर रहा है। जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि वो औरत ठीक है और थॉमस को जल्दी सजा मिले। कांपते हुए इस डरावने नोट पर हम वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। इन बेकार लोगों में से किसने आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोबारा जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।